करते रह श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वर्ग स्तोत्र और प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह प्रस्तुति नित्य होती है और इसका लघु रूप भी हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करते रहे। जन्म तिथि का विवरण हमने जो प्रस्तुति में उपयोग में किया है वह हम भी गूगल से लिए। यह प्रस्तुति यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभ। दैनिक पंचांग जो नित्य प्रस्तुत हुआ करता है 5 भागों का होता है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र ज्योतिष से है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में दोनों का तालमेल कर आज का दिन कैसा है यह हम निकालते हैं और यह इस पद्धति को तारा बलन कहते हैं, जो मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन के बारे में विभिन्न ग्रह कैसा फल देंगे यह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में हम आगे चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग नक्षत्र से हटकर राशि पर है। जन्म राशि यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में थे और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उनके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया मुहूर्त विभिन्न कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों से लेकर के विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त होता है और यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है जब शुभ काम किए जा सकते। काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता यूट्यूब पर अलग से पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा तथा उसका उपयोग सरल उपयोग कर पाएंगे उस प्रस्तुति को देखने के बाद। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम प्रस्तुति में करते हैं। पांचवा और अंतिम भाग आज का पंचांग का अंक ज्योतिष से संबंध में है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा और आज 17 सितंबर तिथि है, विश्वकर्मा पूजा का दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी का आज जन्मतिथि है। कुछ चर्चा उनके जन्म पर अंक ज्योतिष के अनुसार होगी। उनकी चर्चा एक्सरसाइज में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर अपनी प्रस्तुति में, इसके पूर्व की प्रस्तुति में चलें। पंचांग जो 5 अंगों का होता है, हमारा दैनिक पंचांग भी 5 अंगों का है। चलिए पंचांग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी सीमा इतनी नहीं। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर पुण्य के प्रति। चलिए अब चलते हैं आपको लेकर दैनिक पंचांग के पहले भाग में। प्रस्तुति 5 भागों में है और हर भाग महत्वपूर्ण है आपके लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। चल मैं तुरंत आपको लेकर चला पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 17 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 होगा। आज का सूर्योदय 5:36 पर, सूर्यास्त 5:51 पर, सनराइज एट 5:36 AM, सनसेट एट 5:51 PM। आज का दिशा शुरू उत्तर है, फिर भी दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करने का विश्व उत्तर। पंचांग के 5 अंक। दिन बुधवार, तिथि देर रात्रि 11:39 तक एकादशी नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद तक द्वादशी जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:26 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। योग रात्रि के 10:55 तक पड़े, उसके बाद शिव। करण दिन के 11:57 तक भव, उसके बाद देर रात्रि 11:39 तक बालव और फिर बालव। यह है पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं। देखते हैं भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ एकादशी तिथि कैलाश पर्वत पर आज उनका वास है, और जब द्वादशी तिथि आता है तो वृषारूढ़ पर नंदी पर सवार होते हैं। दोनों आज कैलाश पर्वत पर जब है सुपर है, और अभिष्ट सिद्धि के लिए जब द्वादशी तिथि है तो वह शुभ। इस प्रकार भोलेनाथ का आवास शुभ ही शुभता और शुभता ही दे रहा है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल देर रात्रि मध्य रात्रि 0:06 से 1:43 तक। अन्य मुहूर्त योग आज नहीं है। आज सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गावी योग आदि। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:46 से 2:25 तक। गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:15 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:07। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:44 से 1:16 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:12 से 11:44 दिन तक। यमगंड प्रातः 7:08 से 8:40 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:28 से अपराह्न के ही 4:04। इस प्रकार ये रहे हमारे शुभ और शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में रात्रि में किए जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं, और राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करता है। इसके साप्ताहिक इसका कैलेंडर हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए उपयोगी होगा आपकी कार्य योजना बनाने में, ताकि आपके सारे कार्य शुभ शुभ फल दें, उसमें शुभता ही रहे, अशुभता का नामो निशान ना। जरूर देखें और अपनी कार्य योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि राहु काल के दौरान कोई भी कार्यारंभ नहीं। चलिए आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति। अंश के अनुसार यदि ग्रहों को आज देखें तो लगभग प्राय सभी ग्रह कमजोर अवस्था में है। शिशु अवस्था में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह हैं, और वृद्धावस्था में 1 ग्रह। बृहस्पति देव अक्टूबर को में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन चूंकि धीरे प्लानिट है, ग्रह की चाल बहुत धीमी है, इसलिए अभी से धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रभावी में राहुल देव और केतु देव। यदि मार्ग के अनुसार देखें, चंद्रमा अपनी राशि में आ चुके हैं। राशि के अनुसार बुध देव अपनी राशि में उच्च राशि में है और मूल त्रिकोण राशि, किंतु बुध देव अस्त। इस प्रकार मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में
अपने राशि में शनि देव, अपने राशि में दो ग्रह, कर्क और कन्या, चंद्रमा और बुध, ये दोनों अपनी राशि। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह हैं, सब नक्षत्र में तीन ग्रह हैं, और अपने ही नक्षत्र में चार ग्रह हैं। और ये चार ग्रह सूर्य देव उत्तरा फाल्गुनी में, मंगल देव चित्रा में, बृहस्पति देव पुनर्वसु में, और शनि देव उत्तरा भाद्रपद में। ये सभी अपने ही नक्षत्र। केतु और शुक्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र केतु के नक्षत्र। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। राशि के अनुसार सूर्य देव और बुध देव, सूर्य देव के राशि में दो ग्रह, बुध देव की राशि में तीन ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र को यदि देखें तो चंद्र बुध राहु, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। सूर्य देव तथा बुध देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में क्रमशः दो और तीन ग्रह हैं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर यह चर्चा हुई। पहले भाग का हमारे प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे, आज राशि परिवर्तन नहीं, अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। यह इसे तारा बलन कहते हैं। तारा बलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, जिसमें सभी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, ये चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर करेंगे उसे, और तारा बलन के नीचे वर्टिकल रोज है जिसमें यह बताता है, उसमें भी नक्षत्र के नाम लिखे हैं, और यह बताता है कि आज चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र। तो हर जातक का जो नक्षत्र है उसके अनुसार, और आज जो गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार, दोनों का जहां समागम होता है वही आज का फल होता है। जब भी आज का तारा, इसे तारा बलन कहते हैं, और जब भी आज का तारा जन्म की पर करते या नैधन्य में हो तो उसे अशुभ माना जाता है, और जब संपत क्षेम साधक मित्र और मित्र में हो तो उसे शुभ माना। पुनः बता दें, जब भी आज का तारा जन्म विपत प्रत्यय या नैधन्य में हो तो उसे अशुभ माना जाता है, और जब भी ताज का तारा संपत क्षेम साधक मित्र अति मित्र में हो तो उसे शुभ माना जाता है। जब भी अशुभ नक्षत्र में तारा में आज का दिन पड़े, वैसे जातक को दैनिक कार्य में सावधानी, और विशेष जो कार्य है, यदि कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं या विशेष कार्य कर रहे हैं तो उसको टालने की सलाह दें। उपाय के पीछे भागने के नहीं, आप टाल दें और उचित समय का इंतजार करें, या पहले ही जान लें उचित समय कब होने वाला है और कब जो है अनुचित शुभ समय है, तो शुभ समय में ही अपने कार्य को निष्पादन करें। इस प्रकार यह चंद्रमा के गोचर से संबंध है, किंतु यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति यह बताता है कि जातक का कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, कौन से ग्रह जन्म में है, कौन से विपत में है, कौन से संपत में है, कौन से छेद में है, कौन से साधक है, कौन नैतन है, कौन मित्र है, कौन मित्र है, ये सभी ग्रह के बारे में बताएं। अब यदि हमको अग्रिम रूप से, अगर अग्रिम से पता चल जाए कि ये ग्रह हमारे लिए लाभकारी हैं, ये ग्रह हमारे लिए चुनौती लेकर आ सकते हैं, तो क्या दशा महादशा का फल हम आगे से ही नहीं जान सकते, और जब जान सकते हैं तो फिर शुभ दशा ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्य का निष्पादन कर अशुभ ग्रहों की महादशा के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर, चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर हम उसका सामना करते हैं,
जो अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य दिलाता है। उसी तरह जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कैसा फल देंगे ये हम जान सकते हैं। संपत्ति में जो ग्रह आ रहे हैं, अगर उनसे संबंधित हम प्रतिकार करते हैं, हो सकता है हमारे लिए संपत्ति के कारक हो, धन के कारक। और जब भी हमारे जो ग्रह जन्म विपत प्रत्यय या नैथन्य में होते हैं, उनमें उन नक्षत्र में जन्मे जाकर हमारे लिए समस्या लेकर आ सकते हैं। वही उसके विपरीत संपत क्षेम साधक मित्र और मित्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हमारे लिए शुभ का। तो किससे कैसा संबंध होगा यह भी हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम 9 तारा चक्र पद्धति से सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं। और ये 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र अपना फल देते हैं। तब यह समस्या उठती है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे। तो इसके लिए 27 नक्षत्र को 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर। और ये 3 भाग में, पहला से 9 तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी में, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और इस प्रकार नक्षत्रों को रखा, ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा ग्रह, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला, 10वां, 19वां जो हमने पिछले भाग में देखा था, उनमें से पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दें। उसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र समूह का स्वामित्व शुक्र को गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए बुध को 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया। अब सूची इस तरह से मिलती है। पहला, केतु देव को पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व, शुक्र को दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव हो गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण। यदि किसी जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब है कि ये बुध के नक्षत्र में जन्म हो जाता है, तो बुध दिन के पहले ग्रह। इस प्रकार बुध के नक्षत्र में कोई भी जातक जन्मा हो तो उनका पहला ग्रह बुध बनेंगे। ये मिश्रित फल देंगे। और इनके दूसरे ग्रह जो होंगे केतु होते हैं, तीसरे शुक्र, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा मंगल, सातवां राहु, आठवां बृहस्पति और 9वां शनि। ये इनके ग्रह हुए क्रमानुसार। और पहला ग्रह मिश्रित फल, दूसरा संपत होंगे, तीसरा विपत्त होंगे। इस तरह से कहें तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं वो अशुभकारी होते हैं। और जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह होते हैं ये शुभकारी होते हैं। तो इस प्रकार हम बुध के जन्म जातक के लिए यदि हम कहें तो शुक्र, केतु इसके लिए धन के कारक हुए, संपत्ति के कारक हुए, दूसरे ग्रह बने, सूर्य चौथे ग्रह बने, मंगल छठे ग्रह बने, और 8वें और 9वें बृहस्पति और शनि। वहीं पहला ग्रह बुध बना, तीसरा शुक्र, पांचवा चंद्रमा और सातवां राहु। ये सभी ग्रह इनके लिए अशुभकारी हुए। तो अगर हम इस प्रकार हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं कि बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुक्र, चंद्रमा और राहु की दशा महादशा और बुध की महादशा नुकसानदायक हो सकती है, पीड़ादायक हो सकती है, चुनौती भरी हो सकती है। उसी तरह जन्म कुंडली में केतु जहां बैठे हैं, जिस जिस भाव में, उससे संबंधित कार्य करने से, चूंकि केतु संपत्त कारक होते हैं जातक के लिए, बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, तो इनके लिए शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार हम 9 तारा चक्र पद्धति पर के अनुसार हम फलित कर सकते हैं। और यही वजह है कि यह बहुत काफी उपयोगी है और इसकी सटीकता प्रमाणित है। इसलिए हमने 9 तारा चक्र पद्धति पर यूट्यूब में वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी।
और यह साबित करने का प्रयास किया नवतारा चक्र पद्धति से कि उनके आपस में संबंध कितने थे, कितने आपस में मित्रता थी और कौन से फलदायक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। आप उस वीडियो को देखें, इसे समझने का प्रयास करें और इसका उपयोग करें। एक बार समझ गए, आप उपयोग कर लिए, फिर आपके शुभ और अशुभ समय का आपको ज्ञान होगा और आप भी इस ज्ञान को का प्रकाश को अन्य परिजनों, मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग से साझा करें ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके। चलिए अब चलते हैं आज के तारा बलन के अनुसार चंद्रमा आज क्या बता रहा है। तो आज का चंद्रमा का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में है, 6:26 सुबह। उसके बाद पुष्य नक्षत्र में होता है, जो कि 6:26 के बाद होता है। तो यदि किसी भी जातक का जन्म अग्नि, पूर्व फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग साधक है, दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। वहीं यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग जन्म का है, दूसरा भाग संपत्ति का, शुभकारी। और इस प्रकार हम नक्षत्रों के फल किसी भी जन्म नक्षत्र से देख सकते हैं और उपाय कर सकते हैं और तदनुसार हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पुनः बता दें कि जब भी जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में पड़े तो कोई भी शुभ काम आरंभ न करें और न कोई उपाय करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी उपाय प्रमाणित नहीं है। कोशिश करें, प्रयास करें जोखिम न लेने का और आप अपने आप को तारा के अनुसार चलने का। उपाय के तौर पर किताबों में जो लिखी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पुनः बता दें कि इसकी प्रमाणिकता साबित नहीं है, कहीं भी नहीं लिखी गई है, इसलिए केवल जानकारी के लिए आपके पास हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आज का तारा में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान और नैधन्य हो तो वो त्याग जरूर, तिल सहित स्वर्ण का दान। इस प्रकार आज के हम नौ तारा चक्र पद्धति पर हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है और ताराबल हम आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन। तीसरे भाग में आपको ले आए राशि के अनुसार आज कैसा दिन है। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रदेव अपनी स्वयं की राशि में है और उसके अनुसार आज जो फल है, इसी पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है उसी के अनुसार देखा जाता है। तो आज का फल वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वालों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। सावधान रहें और इस देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ समय बताता है किसी भी कार्य करने के लिए। यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त हुआ करता है, इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार कोई शुभ काम हम करने जा रहे हैं, उस समय भी इसका मुहूर्त को देखा जाता है। तो दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों के लिए उपयोगी होता है और इसकी उपयोगिता को मद्देनजर हमने यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करके रखा है। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। जो 8वां चौघड़िया होता है, जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं कि हर सप्ताह दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रह और ये अलग अलग ग्रह सातों ग्रह विभिन्न विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होता है। जब भी हम चौघड़िया देखते हैं तो दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और
वार वेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। जब भी कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग करना जरूरी है। त्याज्य है वो, क्योंकि उसमें शुभता का नामो निशान नहीं, अशुभता की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। आज दिन बुधवार है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं और उद्वेग चौघड़िया सूर्य के चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहे हैं, सूर्य के चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रहे हैं। इस दौरान प्रातः 8:40 से 10:12 तक काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है और 11:44 से 1:16 प्रांत तक राहु काल और वार बेला से वह रोग चौघड़िया ग्रसित अशुभता से अधिव्याप्त है तथा रात्रि के 2:40 से 4:08 तक काल रात्रि लाभ चौघड़िया काल रात्रि जैसे अशुभता से अधिव्याप्त है। इसलिए इन चौघड़िया का परित्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग करें। अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम होता है। तो ये रहे चौघड़िया प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी हो। और अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। आज के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन की संभावना। अंक ज्योतिष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अंकों के साथ जन्म लेते हैं, अंकों के साथ रहते हैं, अंकों के पीछे भागते हैं, अंक हमारे पीछे भागते हैं और इस प्रकार अंकों के साथ हमारा जीवन चलता है। इसलिए अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक स्थायी होते हैं और हमारे द्वारा प्रदत्त अंक, हमारे द्वारा बनाए गए अंक ये चलायमान होते हैं, जो बदले जा सकते हैं। अंकों की दुनिया में एक से एक अंक ही प्रयोग किया जाता है। अंक ज्योतिष जब भी कोई एक से ज्यादा अंक हमारे पास आते हैं तो उन अंकों को हम उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। ये 1 से 9 अंक अगर देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, क्योंकि ये मध्य में है, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। और इसके बाद हर अंक के अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां के केतु, 8वां के शनि और 9वां के मंगल ये स्वामी है। और इन अंकों की दुनिया में विशेष नाम से जाना जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4था को शरारती तत्वों या गुंडा से, 5वां को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति से, 7वां को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिसको पूर्व घटनाओं का आगे घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो उससे, 8वां नीचे तक समाज के नीचे तबके के लोग, हम हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि से तथा न्यायालय से, और 9वां सेनापति, डॉक्टर और पुलिस। ये रहे हमारे ग्रहों को विशेष नाम से जानने की विधि। और अंक ज्योतिष में अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की तिथि हमने जो जन्म ली की तिथि है वह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी। इनका जन्म तिथि 17 सितंबर है। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जिसका जब भी जन्म तिथि होता है, तिथि में ये जन्म तिथि स्थायी हुआ करते हैं और यह परिवर्तन नहीं होता है। इसमें तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि माह वर्ष में तिथि और माह जो एक अलग या 2 अंक का होता है और जब भी इसे हम हमेशा एक अलग पर परिवर्तित कर प्रयोग करते हैं। जो जन्म की तिथि होती है जातक के व्यक्तिगत प्रति उसके पर्सनालिटी को बताता है, उसके व्यक्तित्व को बताता है और उनसे संबंधित जानकारी देता है। वहीं वर्ष तिथि वर्ष माह को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है, जो जातक के भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है, वह बताता है। उसी तरह से कुछ और अन्य निकलते हैं, अंक निकलते हैं इससे। जैसे तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं वह दिखता है। जब भी इस तरह की तिथियां 11, 22, 33, 13, 15,
13, 16, 13, 14, 16, 19। तो ये पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व से संबंधित होते हैं। 11, 22, 33 मास्टर अंक होते हैं, मास्टर नंबर होते हैं। 13, 14, 16, 19 ये पूर्व जन्म के कार्मिक कर्ज को लेकर जो अंक है वह होता है। इस प्रकार हम अंकों से अभी देखने का कोशिश करते हैं कि हमारे अंक कैसे चल रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जो इसे मूलांक को ड्राइवर लिखा जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर लिखा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल सही होना जरूरी है, नहीं तो जीवन का बस नहीं चलता, परेशानी होती है, बाधा होती है। और इसमें यदि परेशान जब आपस में तालमेल नहीं हो तो फिर हम ऐसे अंक को ढूंढते हैं जो मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र हो, दुश्मन नहीं। नाम का पहला अक्षर ए, ए मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र होना अत्यावश्यक। शत्रु का अंक तो कम से कम ना। तो अब आप जानना चाहेंगे कि हम इसको हम जब भी मूलांक और भाग्यांक में जब भी हम आपस में टकराव होता है, शत्रुता होती है, तो हम सहारा लेते हैं नामांक का। नामांक का सहारा सहारा इसलिए लेते हैं कि नाम हमारे लिए जीवन भर वह नाम रहता है, बनाते जरूर है हम, लेकिन स्थिर रहता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम में तो अक्षरों का प्रयोग होता है, नामांक कैसे हुए? जी हाँ, हर अक्षर का अंक ये मूल्य होता है, और जब भी हम उनको प्रयोग करते हैं, उनके नाम का जो अक्षर है उसको परिवर्तित करते हैं उनके अंक के मूल्यों से, और फिर जोड़ कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और तब देखते हैं कि वो पूर्णांक और भाग्यांक से कैसा। तो इस प्रकार अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर शत्रु अंक कौन कौन। तो संक्षेप में आपको, चूंकि प्रस्तुति संक्षेप में है, इसलिए आपके समक्ष जो विभिन्न अंकों के जो शत्रु अंक है वो आपके समक्ष, यानी नरेंद्र दास मोदी का मूलांक 8 है, तो कभी भी इनका नामांक 1 पर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से इनका भाग्यांक 5 है, जो कि कोई शत्रु अंक नहीं है, और यह अक्सर भाग्यशाली लोगों को मिलता है, क्योंकि मूलांक या भाग्यांक में कहीं भी 5 अंक हो तो भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह सभी अंकों को संतुलित करता है। नाम का पहला अक्षर भी आप देखें, यदि मूलांक 8 है तो फिर इनके नाम का पहला अक्षर AIJQY BKRD MTFP नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु अंक के नामक अक्षर है। इस प्रकार हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम जो है सही हो। अंक ज्योतिष का यही सबसे बड़ा फायदा है, उपयोगिता है, कि हम अपने घर में बैठकर हम यह देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन से अंक शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। यदि हम नरेंद्र दास मोदी के नामक अंकों को देखें तो इनके बहुत सारे अंक मिसिंग हैं। उदाहरण स्वरूप 3 नहीं है, इनके अंक में 3 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं। इस प्रकार इनके नामांक में इन अंकों का इन जो अंक नहीं है उनके ग्रहों का समुचित जो उनका तत्व मिल रहा है वो नहीं। इस प्रकार अब आपको दे चलते हैं आज के मूलांक, आज के दिन कैसे। हमने पिछली प्रस्तुति में यह कहते आए हैं सितंबर माह के, कि सितंबर माह में जो भी जातक का जन्म होगा उसका मूलांक और भाग्यांक 1। और अगर पिछली सूची आपने देखा होगा तो कुछ अंक ऐसे हैं जो एक अपने ही अंक के दुश्मन है। उदाहरण स्वरूप 4, 7, 4, 7, 8 और 9, ये अंक ऐसे अंक है जो अपने ही अंक के दुश्मन है। यानी 8 मूलांक 8 भाग्यांक हुआ तो समस्या कारक हो सकता है। ये 8 अंक आप देखें तो किसी के भी मित्र नहीं, क्योंकि 8 अंक के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव न्यायालय को भी ये करते हैं। शनिदेव नीचे तबके के लोग नौकर चाकर के
को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शनि के साथ कुछ अंक तटस्थ जरूर हैं। 5, 6, 7 यानी जन्म 5 तारीख को, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक, 6, 15, 24 को जन्मे जातक, 7, 16, 25 को जन्मे जातक, इनके लिए दिनांक सामान्य हो सकते हैं। लेकिन शेष जो अंक है, विशेषकर 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30 और 4, 12, 4, 13, 22, 21, ये अति सत्य। वहीं 8 अंक खुद अपने शत्रु है। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए भी समस्या का कारण है। इसलिए कुल कहें 5, 6, 7 गुणांक वाले जातक के लिए शुभता के संकेत हैं, शेष के लिए अशुभता के संकेत। बात सावधान रहें स्वास्थ्य के मामलों से लेकर के सभी मामले में, ताकि आपके साथ परेशानी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि प्रस्तुति हमारे समाप्ति पर है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि पंचांग के 5 अंक जो हमने प्रस्तुत किया उससे वे उसके लाभान्वित हो सके, उसका उपयोग कर सके और उनसे उनकी उपयोगिता को बढ़ा सके। अंत में सुझाव आपका अपेक्षित है, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों से के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभकारी हो। विश्वकर्मा पूजा का आज दिन है। विश्वकर्मा भगवान तथा बुद्ध देव, माँ शारदे और गणेश की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वकर्मा भगवान, जय श्री गणेश, जय माँ शारदे, जय बुद्ध देव।